नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग भारत के संवैधानिक विकास के बारे में देखेंगे, जो कि हमारा संविधान से रिलेटेड है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है कि भारत का संवैधानिक विकास को दो चरणों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। तो देखिए भारत का संवैधानिक विकास जो है इसको हम लोग दो चरणों में विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं। एक तो पहले है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो पारित अधिनियम है 1773 से 1858 तक, और दूसरा है हमारा क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम जो कि 1858 से 1947 तक है। ठीक, तो इन दोनों में अलग अलग चरणों में हम लोग भारत के संवैधानिक विकास का अध्ययन कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। तो देखिए जो रेगुलेटिंग एक्ट था यह पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। ठीक, अगला कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद कब दिया गया। देखिए बंगाल के पहले क्या था कि बंगाल के गवर्नर को जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था वह रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1773 ईस्वी में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था। देखिए बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना था वह वारेन हेस्टिंग था। ठीक, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। अगला है कि कलकत्ता यानी कि जो बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वह किसके तहत की गई थी। तो देखिए अगर ये पूछेगा कि बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो देखिए यह 1774 ईस्वी में किया गया था। बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किया गया था 1774 ईस्वी में, लेकिन किस के तहत किया गया था, तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि कलकत्ता यानी कि बंगाल में जो पड़ता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में किया गया था। किस अधिनियम के तहत, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। ठीक, अगला कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखिए कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था वह थे सर एलिजाह इम्पे। तो सर एलिजाह इम्पे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किसे दिया गया था या किसके तहत हुआ था। तो देखिए बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का जो प्राधिकार प्रदान किया गया था वह 1781 ईस्वी का जो एक्ट था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसी के तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया था। ठीक, अगला है कि कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध कब लगाया गया। तो देखिए कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह से जो प्रतिबंध लगाया गया था वह 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसी के तहत कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला कि कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रारंभ कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा हुआ था। ठीक, जिसमें ये हुआ था कि कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रारंभ हुआ था। किसके तहत, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। तो देखिए जब गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था वह संशोधन अधिनियम 1786 के द्वारा किया गया था। 1786 अधिनियम का संबंध किससे है। तो देखिए जो 1786 अधिनियम का संबंध है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस से है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था किस चार्टर एक्ट के द्वारा। तो देखिए कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए जो बढ़ाया गया था वह चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा बढ़ाया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई, मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार कब दिया गया। तो देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास के पर्यवेक्षण का जो अधिकार दिया गया था 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया था। तो 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। तो देखिए पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का जो उपबंध किया गया था वह 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार कब समाप्त हुआ। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ था वह 1813 के एक्ट के द्वारा समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई थी। तो देखिए इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति दी गई थी 1813 के एक्ट के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कब बना दिया गया था। तो देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था वह 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना। तो देखिए भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड विलियम बेंटिक था।
अगला क्वेश्चन कि भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार कब दिया गया? तो देखिए भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया था वह 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, किस चार्टर एक्ट के तहत? तो देखिए 1834 में प्रथम विधि आयोग का जो गठन किया गया था वह 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया? तो देखिए प्रथम विधि आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था वह लॉर्ड मैकाले था, जो कि इंग्लैंड का वकील था। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया किसके तहत? तो देखिए भारत में दास प्रथा को जो समाप्त किया गया था 1883 में एलन ब्रो ने किया था, चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया? तो देखिए भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का जो प्रावधान किया गया था वह चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कि भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था कब की गई? तो देखिए भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की जो व्यवस्था की गई थी चार्टर एक्ट 1853 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कब हुआ? तो देखिए भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का जो शुभारंभ हुआ था वह चार्टर एक्ट 1853 के तहत हुआ था। भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है वह लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 की गई किस एक्ट के द्वारा? तो देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 जो की गई थी 1853 के एक्ट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कब की गई? तो देखिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना 1853 एक्ट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया? तो देखिए जो भारत का शासन जो कंपनी था, कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो सौंपा गया था वह भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा सौंपा गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन कि गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वायसराय कब कर दिया गया था? तो देखिए गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसराय जो नाम दिया गया था वह भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक। अगला क्वेश्चन कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन कब किया गया? तो यह किया गया कि भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? तो देखिए महारानी विक्टोरिया को जो भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया वह 1858 ईस्वी में किया गया। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब हुई? तो देखिए भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी कानून बनाने की प्रक्रिया में। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई किसके द्वारा? तो देखिए वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो देखिए भारत में निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी वह भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई? तो देखिए भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो शक्ति प्राप्त हुई थी वह भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा हुआ था। ठीक। तो भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो शक्ति प्राप्त हुई थी वह भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909 को। और मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो देखिए मार्ले मिंटो सुधार का जो उद्देश्य था उसका उद्देश्य था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ में लाया गया किसके तहत? तो देखिए पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल जो प्रारंभ में लाया गया वह भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत लाया गया। अगला क्वेश्चन कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय वायसराय को जाना जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 1909 में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे? तो देखिए 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के जो राज्य सचिव थे वह लॉर्ड मार्ले थे। अगला क्वेश्चन कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार
के नाम से जाना जाता है किस अधिनियम को? तो देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से 1919 का भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कब की गई? तो देखिए केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की जो स्थापना की गई थी वह 1919 का भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई? तो देखिए प्रांतों में द्वैध शासन की जो स्थापना की गई थी वह 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। और देखिए प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? तो देखिए प्रांतों में द्वैध शासन के जो जनक थे वह लियोनस कार्टियस थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो देखिए भारत में एक लोक सेवा आयोग का जो गठन का प्रावधान किया गया था वह 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो देखिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 ईस्वी में ली आयोग के सिफारिश पर की गई थी। ली आयोग का गठन कब हुआ? तो देखिए ली आयोग का जो गठन हुआ था 1923 और 24 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो देखिए भारत में पहली बार महिला को वोट देने का जो अधिकार मिला था वह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा क्या हुआ था कि पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार यानी कि संघीय शासन की स्थापना कब की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई? तो देखिए प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन जो प्रणाली लागू की गई थी वह 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो देखिए वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वह 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो देखिए देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना की गई थी वह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कि भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कब कर दिया गया? तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत जो किया गया था वह भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा अंत किया गया। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ किसके तहत? तो देखिए बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांत एक तो सिंध दूसरा उड़ीसा को जो निर्माण किया गया था वह था आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। बर्मा जो है जिसे कि वर्तमान में म्यांमार के नाम से भी हम लोग जानते हैं भारत से कब हुआ अलग? तो देखिए बर्मा जो है जिसे वर्तमान में हम लोग म्यांमार के नाम से भी जानते हैं भारत से जो अलग हुआ था वो 1937 में अलग हुआ था। प्रांतीय स्वायत्ता प्रमुख विशेषता थी किसका? तो देखिए प्रांतीय स्वायत्ता जो प्रमुख विशेषता थी वह भारत शासन अधिनियम 1935 का था। ठीक। प्रांतीय स्वायत्ता लागू कब हुआ? तो देखिए प्रांतीय स्वायत्ता जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना कब हुई? तो देखिए अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र राज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना जो हुई थी वह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब किया गया था? तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वायसराय का पद समाप्त करके गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया किसके तहत? तो देखिए वायसराय का पद समाप्त करके गवर्नर जनरल का जो पद सृजित किया गया था वह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया किसके द्वारा? तो देखिए भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य जो घोषित किया गया था वह 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है? तो देखिए भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन है कि भारत के आजादी के समय इंग्लैंड में सरकार किसकी थी? तो देखिए भारत के आजादी के समय इंग्लैंड में जो सरकार थी वह लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया गया किस नियम के अनुसार? तो देखिए भारत का संविधान जो लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात जो शासन चलाया गया था वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जा रहा था। ठीक। तो दोस्तों ये था
भारत का संवैधानिक विकास पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।